हमारी दुनिया, हमारा ग्रह, इस पर जीवन असल में चलता कैसे है? हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ सूरज से मिलने वाली ऊर्जा मतलब एनर्जी पर ही निर्भर है। पर कहानी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उन पोषक तत्वों की भी कहानी है, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो लाखों करोड़ों सालों से एक ही ग्रह पर घूम रहे हैं, रिसाइकिल हो रहे हैं। आज हमारी गहरी छानबीन का विषय यही है, जैव भू रासायनिक चक्र, यानी वो रास्ते जिन पर जीवन की जरूरी तत्व सफर करते हैं। और हमारी आज की चर्चा कुछ बहुत ही दिलचस्प शैक्षिक सामग्रियों पर आधारित है, जो इन चक्रों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये सिर्फ किताबें बातें नहीं है, ये वो नियम है जो पृथ्वी पर जीवन को असंभव बनाते हैं। हमारा मकसद भी यही है, ये समझना कि ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह ये कैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इस फर्क को जानना क्यों जरूरी है। चलिए एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो हमारे स्रोतों में भी है और सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह मुमकिन है कि आज हम जो सांस ले रहे हैं उसमें मौजूद कोई परमाणु लाखों साल पहले किसी डायनासोर की सांस का हिस्सा रहा हो, या हजारों साल पहले हमारे किसी पूर्वज की? ये सवाल ही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। ये सीधे तौर पर पोषक तत्वों के अनंत रिसाइकलिंग के विचार से जुड़ता है। मतलब चीजें खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती हैं। तो चलिए इस विषय को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले इन चक्रों की बुनियाद क्या है? स्रोत बताते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए दो इंजन चाहिए। पहला है ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, और दूसरा है पोषक तत्वों का संचार, मतलब न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन। ये दोनों मिलकर ही तय करते हैं कि किसी जंगल में कितने पेड़ होंगे, किसी तालाब में कितनी मछलियां होंगी, और वो पूरा सिस्टम कितना स्थिर या कह सकते हैं जटिल होगा। लेकिन इन दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। ऊर्जा एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। सूरज से ऊर्जा आती है, पौधे उसे पकड़ते हैं, जानवर पौधों को खाते हैं, और हर कदम पर ऊर्जा इस्तेमाल होती है और गर्मी यानी हीट के रूप में खो जाती है। वो हमेशा के लिए चली जाती है, वापस नहीं आती। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ पोषक तत्व एक गोल चक्कर की तरह है, एक राउंड अबाउट। वो कभी खोते नहीं। स्रोत साफ कहते हैं कि उन्हें अनिश्चित काल तक बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यही मुट्ठी भर तत्व हैं जो हम सभी जीवित जीवों का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं, और ये अरबों सालों से इसी राउंड अबाउट में घूम रहे हैं। तो ये पोषक तत्वों का चक्र, ये न्यूट्रिएंट साइकिल असल में काम कैसे करता है? हमारे स्रोतों में एक बहुत सीधी सादी तस्वीर है। सबसे नीचे हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, यानी पौधे और शैवाल, जो सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, यानी हम और बाकी जानवर जो उन्हें खाते हैं। और जब ये दोनों मर जाते हैं तो प्रकृति की क्लीन अप क्रू काम पर लग जाती है। अब घटक, डीकम्पोजर्स, ये छोटे छोटे जीव जैसे फंगस और बैक्टीरिया मरे हुए जीवों को तोड़कर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जहां से पौधे उन्हें दोबारा उठा लेते हैं, और बस ये चक्र पूरा हो जाता है। कमाल है। तो क्या इन चक्रों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है? हाँ, मोटे तौर पर दो आधार हैं। पहला है कि पोषक तत्व कितनी जल्दी सिस्टम में वापस आता है। अगर वो जल्दी वापस आ जाता है तो उसे परफेक्ट साइकिल कहते हैं, जैसे हवा में मौजूद गैसों के चक्र। लेकिन अगर कोई पोषक तत्व कहीं अटक जाए, जैसे समुद्र की गहरी तलछट में लाखों साल के लिए फंस जाए, तो उसे इम्परफेक्ट साइकिल कहते हैं। अच्छा, और दूसरा आधार? दूसरा आधार है कि उस तत्व का सबसे बड़ा भंडार या रेजर्वोयर कहाँ है। अगर भंडार वायुमंडल या महासागरों में है तो वो गैशियस साइकिल कहलाता है, और अगर भंडार पृथ्वी की चट्टानों में है तो वो तलछटी चक्र मतलब सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है, तो अब कुछ खास चक्रों पर आते हैं। चलिए उस चक्र से शुरू करते हैं जो शायद इन सभी चक्रों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जल चक्र, द वाटर साइकिल। इसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं, और इसका महत्व सिर्फ प्यास बुझाने से कहीं ज्यादा है। स्रोत इसे किसी भी इकोसिस्टम की बनावट और काम को तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर बताते हैं। सोचिए, पानी ही तो वो घोलक, वो सॉल्वेंट है जिसमें बाकी सारे पोषक तत्व घुलकर पौधों की जड़ों तक पहुंचते हैं। बिना पानी के बाकी चक्र भी ठप पड़ जाएंगे। ट्रांसपिरेशन यानी पौधों से पानी का भाप बनकर निकलना।
कंडेंसेशन मतलब भाप का ठंडा होकर बादल बनना, और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश या बर्फ के रूप में पानी का वापस धरती पर आना। और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का 97% तो खारा है, जो हमारे किसी काम का नहीं, और बाकी बचे 3% मीठे पानी में से भी ज्यादातर ग्लेशियर्स और बर्फीली चोटियों में जमा है। हमारे इस्तेमाल के लिए 1% से भी कम पानी उपलब्ध है, और वही पानी की छोटी सी मात्रा इस पूरे चक्र में लगातार घूम रही है। ये सोचना भी अद्भुत है कि पानी की जो बूंद आज हमारे ग्लास में है, हो सकता है कि वो कुछ हफ्ते पहले अमेज़न के जंगल में किसी पत्ते पर हो। तो पानी इन सभी पोषक तत्वों को घोलकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन ये किस सबसे जरूरी पोषक तत्व को ले जा रहा है? वो है कार्बन, जीवन का असली आधार। यहीं से कार्बन चक्र की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। और स्रोतों में एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का बहुत ही छोटा हिस्सा है, सिर्फ 0.04% के आसपास। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। हम हर तरफ कार्बन उत्सर्जन की बात सुनते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये वायुमंडल का इतना छोटा हिस्सा है? स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाते हैं? ये एक शानदार सवाल है। इसका जवाब है कि कार्बन मात्रा में कम होकर भी वजन में बहुत भारी है। ये हर जीवित चीज का आधार है। जो कार्बोहाइड्रेट पौधे बनाते हैं, जो प्रोटीन हमारे शरीर को बनाता है, यहाँ तक कि हमारे डीएनए में भी कार्बन है। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो ये कार्बन घूमता कैसे है? स्रोत बताते हैं कि इसकी 2 गतियां हैं, एक तेज और एक बहुत धीमी। तेज वाली है अल्पकालिक चक्र, शॉर्ट टर्म साइकिल। इसमें पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम और जानवर सांस छोड़कर उसे वापस हवा में मिला देते हैं, और जब जीव मरते हैं तो अपघटक उसे वापस लौटा देते हैं। ये लेन देन लगातार चलता रहता है। और फिर है दीर्घकालिक चक्र, लॉन्ग टर्म साइकिल। ये तब होता है जब कार्बन लंबे समय के लिए सिस्टम से, कह सकते हैं, गायब हो जाता है। जैसे लाखों साल पहले जब पेड़ पौधे मरकर दलदल में दब गए और सड़ने के बजाय धीरे धीरे चट्टानों में बदल गए। ये कार्बन उन चट्टानों में कैद हो गया। तो जो परमाणु हमारे पुरखों की सांसों में थे, हो सकता है आज वो किसी पेड़ का हिस्सा हो या समुद्र की गहराइयों में बंद हो, अपने दीर्घकालिक चक्र का हिस्सा बनकर। और यहीं पर जीवाश्मी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। और स्रोत इसे इस तरह समझाते हैं। सोचिए कि प्रकृति ने लाखों साल लगाकर कार्बन को एक लॉकर में बंद कर दिया। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, उसी लॉकर में बंद कार्बन है। हम इंसान पिछले 150-200 सालों में उस लॉकर को तोड़कर सारा कार्बन एक साथ बाहर निकाल रहे हैं। ये सिर्फ संतुलन बिगाड़ना नहीं है, ये प्रकृति की पूरी बचत को एक ही बार में खर्च कर देने जैसा है। ये एक बहुत ही मजबूत तस्वीर पेश करता है। अब एक ऐसे चक्र की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जटिल है, नाइट्रोजन चक्र। जी, नाइट्रोजन साइकिल। हवा में तो ये सबसे ज्यादा है, करीब 78%। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। हाँ। और वो पेंच ये है कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन N2 गैस के रूप में ज्यादातर जीवों के किसी काम की नहीं होती। उसके 2 परमाणुओं के बीच का बंधन इतना मजबूत होता है कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो हवा में नाइट्रोजन की भरमार होने के बावजूद ज्यादातर जीव उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो ऐसा हुआ कि कोई प्यासा इंसान समुद्र के बीच में हो, पानी चारों तरफ है पर पीने लायक नहीं। तो इसे पीने लायक बनाने की प्रक्रिया क्या है? बहुत अच्छा उदाहरण है, और इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी हवा की बेकार नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्रेट्स जैसे काम के रूप में बदलना। स्रोत बताते हैं कि प्रकृति में ये काम कुछ खास किस्म के सूक्ष्मजीव करते हैं। ये बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल ही हैं जो उस मजबूत बंधन को तोड़ सकते हैं। और ये सिर्फ एक ही तरीके से होता है? नहीं, प्रकृति में मुख्य रूप से तो यही जैविक तरीका है। कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में आजादी से ये काम करते हैं, तो कुछ जैसे राइजोबियम वो फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर एक साझेदारी में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत कम मात्रा में बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन फिक्स होती है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ है, और वो है हम। और वो मोड़ क्या है? वो है औद्योगिक स्थिरीकरण, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। हम इंसानों ने उर्वरक यानी फर्टिलाइजर बनाने के लिए फैक्ट्रियों में नाइट्रोजन फिक्स करने के तरीके खोज लिए हैं। और यहीं पर स्रोतों एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखते हैं। आज इंसान औद्योगिक प्रक्रियाओं से जितनी नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है,
वो पूरी दुनिया में प्राकृतिक तरीकों से होने वाली फिक्सेशन से ज्यादा हो चुकी है। ये तो चौंकाने वाली बात है कि हम इंसान अब प्रकृति से ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। क्या स्रोतों में इसका कोई अंदाजा दिया गया है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ? क्या ये पिछले 20 सालों की कहानी है या 100 सालों की? ये बदलाव मुख्य रूप से पिछली 1 सदी, खासकर पिछले 50 से 70 सालों में हुआ है और इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। स्रोत बताते हैं कि इस अतिरिक्त नाइट्रोजन की वजह से ये एक पोषक तत्व से ज्यादा एक प्रदूषक बन गया है। इससे अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन होती है और जब ये बहकर तालाबों और नदियों में जाता है तो सुपोषण होता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पानी में अचानक इतने ज्यादा पोषक तत्व आ जाते हैं कि शैवाल यानी एल्गी की बाढ़ आ जाती है। ये शैवाल पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। इसे हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स भी कहते हैं। तो एक बार नाइट्रोजन फिक्स हो जाए तो चक्र कैसे आगे बढ़ता है? इसके बाद बैक्टीरिया की एक पूरी असेंबली लाइन काम करती है। एक टीम फिक्स हुई नाइट्रोजन को एक रूप में बदलती है, फिर दूसरी टीम उसे नाइट्रेट में बदल देती है, जो पौधों का पसंदीदा भोजन है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। फिर पौधे उसे सोखकर प्रोटीन बनाते हैं, जिसे स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर जब ये पौधे और जानवर मर जाते हैं तब डीकंपोजर यानी अपघटक उसे वापस मिट्टी में लौटा देते हैं, जिसे अमोनीकरण, एमोनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। एक आखिरी टीम है बैक्टीरिया की, जो इस चक्र को संतुलित करती है। वो क्या करती है? वो नाइट्रेट को वापस गैसीय नाइट्रोजन में बदलकर हवा में छोड़ देती है। इस प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये प्रकृति का, कह सकते हैं, एक सेफ्टी वाल्व है, जो सिस्टम में अतिरिक्त नाइट्रोजन को जमा होने से रोकता है। लेकिन हमारी औद्योगिक गतिविधियों ने इस वाल्व पर इतना दबाव डाल दिया है कि संतुलन बिगड़ गया है। तो आज की इस गहरी छानबीन को अगर हम समेटें तो हमने कुछ मुख्य बातें समझी। हमने ऊर्जा और पोषक तत्वों के बीच का सबसे बड़ा फर्क जाना, ऊर्जा का एक तरफा रास्ता और पोषक तत्वों का अनंत गोल चक्कर। हमने जल, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे 3 बेहद जरूरी चक्रों को देखा कि वे कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वो ये है कि ये सभी प्रणालियां कितनी नाजुक और संतुलित हैं। खासकर कार्बन और नाइट्रोजन चक्रों में मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम अब पूरी दुनिया देख रही है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इन प्राकृतिक चक्रों से बाहर नहीं, बल्कि उनका ही एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। बिल्कुल। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने जिन स्रोतों पर चर्चा की वे लाखों वर्षों में बने जटिल और संतुलित चक्रों का वर्णन करते हैं। लेकिन इन्हीं स्रोतों में दिए गए कुछ छोटे बक्सों में मकड़ियों द्वारा कीड़ों को एक तरल गू में बदलने या अजगर द्वारा अपने शिकार को निचोड़कर पचाने जैसी बातें भी थीं। यह हमें खाद्य जाल में पोषक तत्वों के स्थानांतरण के तरीकों की विशाल विविधता के बारे में क्या बताता है। बैक्टीरिया के सूक्ष्म स्तर से लेकर एक शिकारी और उसके शिकार के इस नाटकीय स्तर तक पोषक तत्वों का सफर सिर्फ एक शांत चक्र नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का एक नाटक भी है।